तो आज हम रिव्यू करेंगे 2016 में आई अमेरिकी साइफाई थ्रिलर मूवी अराइवल का। उस दौर में ये मूवी काफी चर्चा में थी। काफी दर्शकों को ये अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट और इमेजिनेशन से लुभाने में कामयाब भी रही। IMDb रेटिंग्स इसकी 7.9 आउट ऑफ 10 है। इसका निर्देशन किया है डेनिस विलनव ने। इसकी कहानी टेड चियांग की 1998 में आई नॉवल स्टोरी ऑफ योर लाइफ से ली गई है। स्क्रीन प्ले एरिक हाइजरर ने की है और इसमें एमी एडम्स, जेरेमी रेनर और फॉरेस्ट विटेकर जैसे मंझे हुए कलाकार मौजूद हैं। इस मूवी को इसका वर्ल्ड प्रीमियर सितंबर 1, 2016 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मिला था। $47 मिलियन के प्रोडक्शन बजट पर बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड टोटल पर $203 मिलियन के करीब कमाई की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर टाइप का दे रहा हूं कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिल्म है। तो सबसे पहले आप प्लीज अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपको इस मूवी की कहानी और प्लॉट सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हम डॉक्टर लुइस के किरदार को देखते हैं जो कि अपनी बेटी हैना के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिता रही होती है। डॉक्टर लुइस इस कहानी की लीड है जिसका किरदार मशहूर अदाकारा एमी एडम्स निभा रही होती हैं। हम देखते हैं कि मूवी जैसे जैसे बढ़ रही है, डॉक्टर लुइस अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी खेल रही है। कुछ ही सीन्स के बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी को एक लाइलाज बीमारी हो जाती है जिस वजह से उसकी बेटी की मौत हो जाती है। मगर यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि क्या ये रियलिटी है या महज एक बुरा सपना? क्या ये डॉक्टर लुइस का एक वहम है या कोई पिछले जन्म की मेमोरी है? आखिर क्या था वो? खैर, चलिए अगले सीन की ओर बढ़ते हैं। अगला सीन कट टू प्रेजेंट। डॉक्टर लुइस, इनफैक्ट यहाँ वो बिल्कुल यंग लग रही हैं। अजीब है। यहाँ हम देखते हैं कि वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। क्लास में घुसते ही वो ये कहती हैं। उसी वक्त अचानक ये खबर आती है कि कई परग्रहियों के अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स दुनिया के कई अलग अलग जगहों पर लैंड करते हैं, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई है। डॉक्टर लुइस अपने पर्सनल कैबिन में बैठी होती है जब उसे कर्नल वेबर मिलने आते हैं। यहाँ कर्नल वेबर का किरदार फॉरेस्ट विटेकर निभा रहे होते हैं। यहाँ इस सीन से पता चलता है कि डॉक्टर लुइस सिर्फ एक लेक्चरर नहीं है, बल्कि दरअसल वो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट यानी वो मुख्तलिफ भाषाओं को पढ़ने और समझने में माहिर हैं। लुइस कई भाषाओं को बोल और पढ़ लेती थी और इस बात के लिए वो काफी मशहूर थी और इसीलिए कर्नल वेबर उसकी मदद मांगने आते हैं। मिलते ही कर्नल उसे बताते हैं कि दुनिया भर में 12 जगहों पर एलियन स्पेसक्राफ्ट अचानक से अपीयर हुई। उनके एक्सपर्ट्स उन एलियंस की भाषा को समझने में नाकामयाब रहे और इसीलिए उन्हें लुइस से उन परग्रहियों की भाषा समझने में मदद मिल सकती थी। यूएस गवर्नमेंट जानना चाहती थी कि एलियंस का वहां पर आने के पीछे का मकसद क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी इस भाषा के पीछे कई इटर्नल राज छुपे थे। लुइस के इंसिस्ट करने पर उन्हें वहां एलियंस के उस स्पेसक्राफ्ट में ले जाया गया। हेलीकॉप्टर से जाते वक्त लुइस की मुलाकात इयन डॉनली से होती है। वेबर उन्हें ये कहते हुए एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इयन एक पार्टिकल फिजिस्ट है और इयन ही वो शख्स हैं जो इस मिशन में उसे असिस्ट करने वाला है। कुछ देर बाद लुइस और इयन स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। दोनों उस परग्रही विमान के पास पहुंचते हैं और नीचे के दरवाजे से घुसने लगते हैं। उस विमान में प्रवेश करते ही उन्हें उन परग्रहियों के एडवांसमेंट का एहसास होने लगता है। उनके विमान के अंदर की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी वो पैदल चलकर ऊपर की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्हें 7 पैरों वाले 2 परग्रही जीव दिखाई देते हैं। उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते वक्त वो ऑब्जर्व करती है कि उन एलियंस की लैंग्वेज सर्कल्स में नॉन लीनियर फॉर्म में होती है, जिसे डिसाइफर करना काफी चैलेंजिंग होने वाला था। वो इन 7 पैरों वाले एलियंस का नाम हेप्टापॉड्स रखती है और उन 2 में से एक का नाम एबेट और दूसरे का नाम कॉस्टेलो रखती है। लुइस उनकी भाषा को डिसाइफर करने की पूरी कोशिश में जुट जाती है। यहाँ उनका मेन मकसद उन परग्रहियों से ये पता करना होता है कि वो आखिर धरती पर क्यों आए थे। दोस्तों, हालांकि इस फिल्म में हम इयन और लुइस को ही उन परग्रहियों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर जहां जहां वो परग्रही विमान प्रकट हुए, वहां उन देशों के एक्सपर्ट्स भी लुइस और इयन की तरह ही उनसे बात करने की कोशिश में जुटे थे। इस वक्त तक सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इस दिशा में होने वाले अपने प्रोग्रेस को एक दूसरे से शेयर भी कर रहे होते हैं। महीनों तक एलियंस की भाषा को एनालाइज करते करते लुइस कुछ उनकी भाषा समझने लगती है। तभी अचानक उसे अपनी बेटी हैना के विजन्स आने लगते हैं, जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था।
अब यहाँ ये कुछ क्लियर हो चुका था कि हैना उसी की होने वाली बेटी है और लुइस को अपनी होने वाली बेटी के साथ होती घटनाओं का पूर्वाभास होता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम लोग देख सकते हैं कि इस नई एलियन लैंग्वेज को लुइस धीरे धीरे डिसाइफर करने लगती है। वो कंप्यूटेशन के जरिए उसी भाषा में एलियंस को अपना मैसेज भी दे पा रही है। अब बारी आती है कहानी में बड़े ट्विस्ट की। तो क्योंकि लुइस उनकी भाषा को डिसाइफर कर लेती थी, यूएस गवर्नमेंट चाहती थी कि वो उन परग्रहियों से पूछे कि वो आखिर धरती पर क्यों आए थे। लुइस के पूछने पर जो जवाब उसे मिला उससे वो अचंभित रह गई। वो परग्रही इसका जवाब देते हुए कहता है, एंड आई कोट, टू ऑफर वेपन। एक बार बातचीत में उन्होंने इस चीज के बारे में भी कहा था कि एबेट इज अ डेथ प्रोसेस, पर वो इस डेथ प्रोसेस वाले सेंटेंस को समझ नहीं पाए। उसके बाद लुइस और इयन उस वेपन के बारे में सोचने लगते हैं। इंटरनेशनली अब ये सेंटेंस अलग अलग सेंस में ट्रीट किया जाने लगा। कई देश इस ऑफर वेपन का मतलब यूज वेपन समझ लेते हैं, जिसका मतलब इसे वो एलियंस का हमले के लिए इशारा समझ लेते हैं, और कई कंट्री अमेरिका के शांतिपूर्व तरीके को छोड़कर हिंसा पे ज्यादा जोर देते हैं। कई देशों को अब धीरे धीरे ये भी यकीन होने लगा था कि एलियंस ने यहाँ पे हमला करने के लिए ही पैर पसारे हैं। लुइस इसी बीच एलियन से एक दिन बात कर रही होती है, जिसमें वो एलियन से इस वॉर के बारे में भी डिस्कस करती है। एलियंस रिप्लाई देते हैं जिसमें लुइस को महसूस होता है कि एलियंस लड़ाई नहीं चाहते बल्कि कोई मैसेज देना चाहते हैं। और इसी दौरान कुछ लोग स्पेसक्राफ्ट में बॉम्ब प्लांट कर देते हैं और समय रहते लुइस और इयन समेत सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इसी ब्लास्ट में एबेट की मौत हो जाती है और शायद यही हमें एबेट इज अ डेथ प्रोसेस का मतलब समझ में आता है। यूएस आर्मी इस बेस कैंप को खाली करना और हटाना शुरू करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब एलियंस जवाबी हमला करेंगे। इयन एक बड़ा मैसेज इस बीच डिकोड करता है। इयन ने जब इन दोनों एलियंस के मैसेजेस और मोटिव जैसी बातों को स्टडी किया तो उसने कहा कि उसे लगता है कि ये यानी यूएस वाले स्पेसक्राफ्ट के एलियंस केवल 1/12 मैसेज दे पा रहे हैं, यानी उनका पूरा मैसेज 12 टुकड़ों में है और पृथ्वी पे भी 12 ही स्पेसक्राफ्ट्स हैं, जिसके बाद सभी देशों को एकजुट होकर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये दोनों लोग मैसेज स्प्रेड करते हैं। इयन और लुइस इस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देश इसके लिए अभी भी तैयार नहीं थे, जैसे चाइना के जनरल शेंग। उन्होंने ये आदेश जारी किया होता है कि अगर अगले 24 घंटे में स्पेसक्राफ्ट चाइना छोड़कर नहीं गए तो उन पे हमला कर दिया जाएगा, और रशिया, पाकिस्तान और सूडान भी इसके समर्थन में होते हैं। इस दौरान लुइस को दोबारा एक विजन आता है जिसमें वो भविष्य में अपने आप को अपनी बेटी के साथ खेलते हुए देख रही है, और इसी जगह हमें एहसास होता है कि ये सब फ्यूचर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लुइस की अभी शादी भी नहीं हुई है। लुइस एलियंस की भाषा अब समझने लगती है और उनसे मिलने जाने पर एलियंस उसे बताते हैं कि वो इंसानों की मदद करना चाहते हैं क्योंकि 3000 साल बाद उन्हें इंसानों की हेल्प चाहिए होगी। वो ह्यूमंस को यूनाइट करना चाहते हैं। एलियंस बताते हैं कि उनकी भाषा ही उनका वेपन है जिससे कोई भी फ्यूचर को नॉन लीनियर तरीके से एक मेमोरी की तरह देख सकता है, और यहीं हमें ये पता चलता है कि लुइस इस पूरी मूवी के दौरान फ्यूचर यानी भविष्य देख रही थी, और भाषा समझने की वजह से अब वो भी टाइम में फ्यूचर को एज मेमोरी देख सकती है और फ्यूचर विजन्स आराम से समझ सकती है। इसी वजह से अपनी बच्ची के बारे में भी वो देख सकती है जो कि भविष्य में पैदा होगी, जिसका नाम हैना होगा, और वो लाइलाज बीमारी से मर जाएगी। एलियंस कहते हैं कि लुइस को इस भाषा को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहिए ताकि मनुष्य भी भविष्य को देख और समझ सके। लुइस को बेस में पहुंचने पर एक और विजन दिखता है जिसमें वो अपने आप को यूएस के एक फंक्शन में देखती है, जिसमें जनरल शेंग उसे शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि लुइस ने 18 महीने पहले उसकी बीवी के आखिरी शब्द उसे प्राइवेटली फोन करके बताए थे। इसके बाद लुइस शेंग को फोन करती है और मैंडरिन में बोलती है कि जंग से विजेता नहीं होती, केवल विधवाएं होती हैं, और फोन काट देती है। इसके बाद लुइस उस एलियन भाषा के ऊपर अपनी बुक लिखना शुरू करती है। इन शब्दों के बाद चाइना सभी देशों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने को राजी हो जाता है और सारे स्पेसक्राफ्ट्स इसी के साथ वापस चले जाते हैं। इयन इसके बाद लुइस से अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद उसे फिर एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि इयन ही उसकी बेटी हैना का बाप होगा, और जब उसके सामने ये सच्चाई आएगी कि लुइस को हैना के मरने के बारे में पता था, वो उसे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इस फ्यूचर को जान के एक्सेप्ट करते हुए लुइस इयन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और एक अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। द एंड।
तो दोस्तों बेसिकली ये सब एक टाइम लूप में हो रहा था, जिसमें लुइस ना सिर्फ फ्यूचर को देख पा रही थी बल्कि उसका हिस्सा भी बन रही थी। ये कॉम्प्लेक्स साइंस टाइम टर्म बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की वजह से हुआ था, जिसके बारे में आप इंटरस्टेलर जैसी मूवीज में देख सुन चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पर उस मूवी की भी शॉर्ट समरी आसानी से मिल जाएगी। आपको ये प्रीटी मच कंफ्यूजिंग साइंस फिक्शन मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मूवी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।